नमस्कार, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके स्टडी चैनल एग्जाम हाउस पे। तो मैंने आप लोग को कल जो टॉपिक हमारी चल रही थी, उसमें मैंने बताया था प्रस्तावना, यानी जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसी के बारे में बता रहा था। तो कल मैं जो नोट्स बनाने का तरीका था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया था। लेकिन मैंने कल जाते-जाते ये भी बताया था आपको कि कल मैं पूरा विस्तार से, ठीक, पूरे पैराग्राफ के साथ में समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अगर आपके सामने पैराग्राफ के हिसाब से यदि आपकी प्रस्तावना यानी हमारी उद्देशिका यदि रहती है, तो आपको अच्छा से समझ में भी आएगा और सारे पॉइंट को आप देख भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको कल भी बताया था कि हमारी जो प्रस्तावना है, ठीक, हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है और कंप्लीट कहाँ होती है? आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यहाँ जाकर कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे कि आखिर ये हमारी उद्देशिका जो है, उद्देशिका कहना क्या चाहती है। हमारी उद्देशिका का जो मायने है, ठीक, यानी पूरा मायने अगर समझे तो यानी यही बता रहा है कि मैंने पहले भी कल बताया था आपको, हम किसकी बात हो रही है, यानी आपकी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है। फिर आप उसके बाद देख पा रहे होंगे भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग, आप और मैं, ये पूरे भारत के लोग की बात हो रही है जो हमारे संविधान सभा में जो इस संविधान को लिख रहे थे, वो अपने आप को भारत के लोग के साथ जोड़कर देख रहे हैं, ठीक है। तो हम उसी के बारे में समझेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले आप ये भी देखिए कि जो ये भारत शब्द है हमारे संविधान की उद्देशिका में मात्र 2 बार आप देख पा रहे होंगे। एक बार फर्स्ट ही लाइन में आप देखेंगे हम भारत के लोग, एक बार आपको यहां दिख गया, और दूसरा आप देख पा रहे होंगे भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहां पे एक बार देख गया। यानी पूरी उद्देशिका में भारत शब्द आपको मात्र 2 बार देखने को मिलती है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि हमारे जो संविधान की उद्देशिका है उसमें भारत शब्द का कितने बार जिक्र किया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे 2 बार, ठीक है। आप यहां से समझ लीजिए। फिर मैंने आपको कल ये भी बताया था कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब आपको कल मैंने बताया था। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हो गया कि हम किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहे। पहले आजादी से पहले हम क्या था? निर्भर थे। किस पे? तो ब्रिटेन पे। लेकिन अब क्या है? हम किसी पे निर्भर नहीं है। जब हमारी संविधान सभा संविधान सभा में संविधान लिखा गया, उस समय यही डिसीजन लिया गया कि अब हमारा जो भारत होगा किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। हम अपनी व्यापार हो या किसके साथ कैसा व्यवहार रखना है, किस देश के साथ कोई व्यापार करना है, हमारी देश में जो भी विकास होंगी हम किस तरह से करेंगे, हम अपनी नीतियां कैसे बनाएंगे, इसमें सारा का सारा जो योगदान होगा भारत का होगा। भारत खुद डिसीजन लेगा, किसी दूसरे या तीसरे देशों की इसमें हस्तक्षेप नहीं होगी। कल मैंने इसके बारे में बताया था, समझ गए। फिर उसके बाद समाजवादी के बारे में भी मैंने बताया था कि समाजवादी जो है, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और समाजवादी का अर्थ यहाँ पे मैंने आपको कल क्या बताया था कि समाजवादी, जैसे कि आप यूरोप में, मैंने क्या बताया था कि यूरोप में जब कार्ल मार्क्स के द्वारा बताया गया था अमीर और गरीब, पूंजीपति वर्ग और गरीब वर्ग में डिवाइड किया गया था और संघर्ष को दर्शाया जा रहा था। लेकिन हमारे भारत में गांधी जी के विचार और नेहरू जी के विचार को लिया गया था, ठीक। और उनके विचारों में क्या था? यदि पूंजीपति हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, सभी के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, समानता का अधिकार दिया जाएगा, समान भेदभाव के साथ, यानी कि कोई इनके साथ भेदभाव नहीं होगा, समान अधिकार के साथ ये यहां पे बिल्कुल रह पाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको मैंने कल बताया था, समाजवादी का मतलब, ठीक। फिर उसके बाद मैंने पंथ निरपेक्ष के बारे में भी बताया था। पंथ निरपेक्ष क्या कह रहा है आपको? भारत का कोई धर्म नहीं है, ठीक। यहाँ पे जो भी धर्म के लोग हैं, जो भी अपने आप किसी भी धर्म को इंगित करते हैं, ठीक, वो सभी इक्वल हैं, बराबर अधिकार दिया गया है सभी को। धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हो गया आपका। लोकतंत्रात्मक का भी मतलब मैंने बताया था, यानी जहां पे लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोग ही शासन करें, सिंपल सा मतलब। यानी आप देख पा रहे होंगे जिन भी भारत के जो भी युवा हो, ठीक है, जिनका एज 18 वर्ष हो जाती है, उनको एक अधिकार दिया गया है, मताधिकार। वो जब चाहें किसी को भी शासन के लिए चुन सकते हैं और जब चाहें हटा भी सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे 5-5 साल में इलेक्शन होता है,
ठीक है। यदि अभी आप देख पा रहे होंगे, मान लीजिए अभी आप देख पा रहे होंगे एनडीए की गवर्नमेंट है, ठीक है, गठबंधन की गवर्नमेंट चल रही है, एनडीए सरकार, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे अभी आपके मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है। अगर यही युवा चाहे तो अगली बार किसी और को भी चुन सकती है, ये इनके पास अधिकार है, ठीक। तो हो गया लोकतंत्रात्मक। और गणराज्य का मतलब भी मैंने बताया था, जहां पर हम ही लोगों के द्वारा ही, ठीक है, किसी ऐसे संवैधानिक पद के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जहां पे क्या होता है, ठीक, वो ना वो कोई पैतृक होता है ना कोई वंशज होता है, किसी निश्चित समय के लिए उसे चुना जाता है, ठीक। फिर उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह की न्याय की बात की जा रही है। कल मैंने बताया भी था कि जो हमारा भारत है न्याय की बात करता है, यानी जो हमारे उद्देश्य का इसमें न्याय की भी बात की गई है। तो किस तरह की न्याय की बात की गई है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा जो उद्देशिका है किस तरह के न्याय की वकालत नहीं करता है। आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय। तो आप देख पा रहे होंगे 3 न्याय की बात तो कर रहा है लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं कर रहा है, तो आप धार्मिक न्याय पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप उसी तरह देखें तो विचार की भी बात हो रही है, अभिव्यक्ति की भी बात हो रही है, विश्वास की बात हो रही है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा, अवसर की समता की भी बात हो रही है, ठीक है। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता का मतलब क्या होता है? भाईचारा, यानी हम यहाँ पे अगर भारत में रह रहे हैं तो भाईचारे से रहेंगे, आपसी मेलजुल के साथ रहेंगे, ठीक है। यानी आप बंधुता वर्ड भी देखेंगे तो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, वहां पे समता और स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। तो आप देख पा रहे होंगे समता, स्वतंत्रता और बंधुता, यानी वहीं से बंधुता लिया गया है, यानी भाईचारे के साथ हमें अपने भारत में रहना है, ठीक है। और फिर उसके बाद देख रहे होंगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 का मतलब क्या समझ रहे हैं? यानी इसी दिन हमने अपने संविधान को अपनाया, ठीक है। तो उसी तारीख को इंगित करता है। एतत् द्वारा, इसका मतलब क्या हो रहा है? एतत् यानी संविधान सभा में जो लोग थे, जो मेंबर थे, उनके द्वारा, यानी यहाँ पे पूरे भारत की बात हो रही है, यानी भारत के लोगों के द्वारा संविधान को अंगीकृत मतलब अपनाना, ठीक है, अपनाया गया। अधिनियमित, जब कोई विशेष बहुमत के साथ पारित किया जाता है तो उसे अधिनियमित कहते हैं, यानी हमारी जो उद्देशिका थी ये पारित की गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका अधिनियमित। और आत्म अर्पित करते हैं, यानी अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, किसको? इस उद्देशिका को, ठीक है। तो यानी हमारी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। ये संविधान की आत्मा भी कहलाती है। जैसे मैंने कल भी बताया था, अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आप हमेशा आर्टिकल 32 को मानेंगे, ठीक है। और अगर कभी ये इंगित ना करे, कोई नाम ना दे, डायरेक्ट पूछ दे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आप उद्देशिका को ले सकते हैं, प्रस्तावना को ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कल आपको बताया था कि इसके बारे में बताएंगे, अभी आप देख पा रहे होंगे, इसको नोट भी कर लेंगे, अपने जो भी नोटपैड होगा, नोट्स बना रहेंगे, उसमें आप थोड़ा जो भी आप देख रहे होंगे वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा, तो इससे क्या होगा, जो आपकी उद्देशिका टॉपिक में पढ़ा रहा था वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो बिल्कुल इजीली तरह सरल तरीके से सभी टॉपिक समझ में आ जाते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, तो चलिए आप तब तक नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। मैंने आपको बताया था कि हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमें जो टॉपिक्स हमने पढ़ा प्रस्तावना, वो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए हम कुछ टॉपिक्स को देखते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है, यानी जो भारत के संविधान लिखने वाले लोग थे उनका जो मत है, ठीक है, किस ओर ज्यादा जाता है। तो आपको मैं प्रस्तावना पढ़ा रहा था और मैंने बताया था प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। अब देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं,
उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। अब इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? तो पहले मैंने आपको बताया था प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है और उद्देशिका में ही पूरा संविधान का मूल तत्व निर्धारित किया गया है। तो आप यहाँ पे सही कर लेंगे, आपका ये सही हो गया, यानी उद्देशिका। दूसरा क्वेश्चन है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? पहले मैं आपको बता रहा था फर्स्ट क्लास में, उसी दिन मैंने बताया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, आपको कौन कौन सा 3 शब्द जोड़े गए थे? एक था समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ठीक है, जैसे हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में प्रस्तावना में आपको बताया जाता है हम भारत के लोग। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शंस हैं, नागरिकता, मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नीति निर्देशक सिद्धांत। यानी जो हम भारत के लोग का प्रयोग किया गया है, कहाँ किया गया है? तो आप पहले ही लेक्चर में पढ़े हैं और सेकेंड लेक्चर में भी पढ़ रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? प्रस्तावना में ही हम भारत के लोग का जिक्र किया गया है। तो कहाँ है? यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप? अब हम देखते हैं 4 का, धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है। हम पढ़ रहे थे तो धर्मनिरपेक्ष यानी पंथनिरपेक्ष के बारे में मैंने बताया था। धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष दोनों शब्द एक ही है। तो अब इसका मूल भाव क्या है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, यानी मूल भाव पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, भारत में अनेक धर्म है। क्या धर्मनिरपेक्ष आपको यही बताता है कि भारत में अनेक धर्म है? अब बताइए। बी देखेंगे, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। क्या धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही है कि भारतीय जो भारत के लोग हैं उनको धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है? सी में देखिए, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। क्या धर्मनिरपेक्ष आपको यह बताता है कि आप अपने अनुसार यानी धर्म का जो पालन करना है वो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति चाहे, जिसका भी पालन करना चाहे, उस धर्म की पालन कर सकता है। फिर आप देखिए, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यानी कि जो भारत राज्य है इसमें यानी भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है। आपको प्रस्तावना क्या बताता है? यानी प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष दिया गया है शब्द पंथनिरपेक्ष, वो आपको क्या बताता है? तो आपका सही आंसर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। मैं पंथनिरपेक्ष का मतलब आपको सही से समझाया था कि यानी भारत राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, तो यानी इसका आंसर ये हो गया। अब 5 का देखें आप, तो कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है? यानी आप जब भारत की जो प्रस्तावना है उद्देशिका, यदि उसको पढ़ते हैं तो उसमें से ही आपको सर्च करके बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको उद्देशिका में नहीं नजर आया है। जब आप उद्देशिका भी मैंने पूरा पैराग्राफ के साथ लिखा था, देख पा रहे होंगे। इसका ऑप्शंस दिया है, समाजवादी आपको मिलता है, बिल्कुल मिलता है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। पंथनिरपेक्ष ये भी जोड़ा गया था। प्रभुत्व संपन्न ये भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन आप ऑप्शन डी देखिए, लोक कल्याण, क्या आपको देखने को मिला है? नहीं ना। तो ये अभी हम 5 क्वेश्चंस को देखें, अभी और क्वेश्चंस को देखेंगे जिससे हमारा पूरा प्रस्तावना और संविधान की जो उद्देशिका है पूरा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए फिर हम अपने आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। जो हमारे प्रश्न है, मैंने टोटल 11 प्रश्न लिया है। यदि आप इस 11 प्रश्न को देख लेते हैं तो नॉर्मली आपको मैंने जो प्रस्तावना और उद्देशिका के बारे में बताया वो सारा डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये सारे जो भी क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किया है वो सभी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, पूछे जा भी सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यदि देखते हैं हम, लिखा है निम्न में भारतीय संविधान की आत्मा है। यानी भारतीय संविधान की आत्मा आप देख पा रहे होंगे। आपको जो ऑप्शंस में दिया है, ए में दिया है मूल अधिकार, बी में अनुच्छेद 32, सी में उद्देशिका और डी में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा आपको आर्टिकल 32 को माना गया है। ठीक है, लेकिन यदि नाम ना दे तो हम किसे मानेंगे? पहले भी मैंने बताया था आपको, गेस कीजिए। देखिए पहले मैंने आपको क्या बताया था? उद्देशिका, यानी हम प्रस्तावना को मानेंगे। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है।
और यही आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देकर पूछता तो हम आर्टिकल 32 मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? ठीक है, तो संविधान को जो पवित्र दस्तावेज कहे हैं वो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, यानी हमारा ये सही हो गया। आप ये ऑप्शंस भी देख लेंगे और भी BR अंबेडकर पे आप सही टिक लगा लेंगे। फिर 8 नंबर यदि देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? मैं आपको जब प्रस्तावना पढ़ा रहा था उसमें मैं आपको बेरुबारी संघवाद बताया था 1960। ठीक है, जिसमें मैंने क्या बताया था, और वहां सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंग के तौर पे प्रस्तावना को नहीं देखता है, तो संविधान का हिस्सा यानी अंग नहीं है। तो कौन से केस में बात हुई थी? तो बेरुबारी, ठीक है, बेरुबारी संघवाद में 1960 का था, इसमें क्या है, हिस्सा नहीं है। और वहीं केशवानंद भारती की बात हो तो 1973 में यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रस्तावना यानी उद्देशिका को संविधान का अंग मान लिया गया था, और उसके बाद इसमें संशोधन होने लगा। संशोधन तभी होगा, ठीक है, लेकिन उसके जो मूल ढांचा होगा, मूल स्ट्रक्चर होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे जो पहले भी मैं बता चुका हूं आपको। कौन कौन सा था? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। याद रहेगा हमेशा। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात यानी न्याय की व्यवस्था की गई है? मैं पहले बताया था आपको, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, 2, 3, 1, 4। अब आप बताइएगा मुझे कितने न्याय की बात की गई है। तो आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, और तीसरा राजनीतिक न्याय, चौथा धार्मिक न्याय। क्या धार्मिक न्याय की बात की गई है? नहीं। हमारे पास कितने न्याय हैं? हमारी जो संविधान है, जो उद्देशिका है, संविधानिक उद्देशिका में मात्र 3 न्याय की बात की गई है। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मात्र 3 न्याय। तो हम किस पर टिक लगाएंगे? ऑप्शन बी सही है, यानी 3 न्याय। ठीक है, 3 न्याय मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। 10 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विषय वस्तु यानी भाषा किस देश से प्रेरित या लिया गया है? तो पहले मैं भी आपको बताया था, आप ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, 4 देश ऑप्शंस में है हमारे पास। तो अब बताइए आप, जो हमारी प्रस्तावना यानी उद्देशिका है, इसका जो विषय वस्तु और भाषा है किस देश से प्रेरित है? आपको याद होगा, बताइए। ऑस्ट्रेलिया, जी बिल्कुल, यानी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वही सिर्फ प्रस्तावना की बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है? तो अमेरिका होगा। ठीक है, और विषय वस्तु या भाषा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया होगा। अब लास्ट में देखेंगे आप, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आपको पता ही होगा कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1947, 15 अगस्त 1947। अब बताइए आप, तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही होगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, अभी हमने 11 प्रश्न को देखा, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, हम बाद में भी कुछ प्रश्न को कराएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही देखेंगे आप। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने, यानी हमारी जो प्रस्तावना में पढ़ा रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स बताएंगे, जैसे पहले भी मैंने जब फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें मैंने सारा डिटेल्स दे दिया था कि पॉलिटी में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आपके सामने टॉपिक्स हैं, अब आप प्रस्तावना पर टिक लगा लेंगे और प्रस्तावना का नोट्स बना लेंगे। आपके सामने प्रस्तावना हो चुका है, अब दूसरा जो हमारी टॉपिक होगी हम उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद एग्जाम हाउस के साथ जुड़े रहने के लिए। इसी तरह लेक्चर देखते रहिए। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, ताकि इसी बहाने वो भी कुछ ना कुछ सीख ले और पढ़ ले। धन्यवाद, जय हिंद।